Good morning, good afternoon, good night, good evening. Whenever you are watching this video, we are on to the chapter 14, that is botany, part of class 11th, and this is respiration in plants. So, first of all, छोटा सा एक रिकैप, बहुत क्विक रिकैप एक फोटोसिंथेसिस के बारे में। और फोटोसिंथेसिस के अगर आप कोई भी और वीडियोस चेकआउट करना चाहते हैं तो यू कैन गो आई बटन, आपको पिछला सारा का सारा सिलेबस जो फोटोसिंथेसिस का है, मिनरल न्यूट्रिशन का है और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का है, वहां से मिल जाएगा। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? दिस इज यूज ऑफ सनलाइट in two phases. One is light, you can say light reaction, and the products of light reaction, which are ATP and NADPH. These are used in dark reaction. Clear with this? सनलाइट, लाइट रिएक्शन, ATP and NADPH फॉर्म होते हैं, वहां से डार्क रिएक्शन चालू होती है। एंड दिस डार्क रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप, वन in C3 plants it is Calvin cycle, using the only enzyme Rubisco, and in C4 plants it is of two particular condition. One is initial fixation, then the initial fixation is transported into the bundle sheath cells. यहां पर एक टाइप के सेल होते हैं, यहां दो टाइप के सेल होते हैं। One is for initial fixation, second is for Calvin cycle. Clear with this? अभी बात करें सेल्स की, तो this Calvin cycle in C3 plants only takes place in mesophyll cells, and this one takes place in mesophyll as well as in bundle sheath. Clear with this? यहां पर एक तरीके का सेल, यहां दो तरीके के सेल। कैल्विन साइकिल दोनों ही कंडीशंस में होती है, बट यहां पे इनिशियल फिक्सेशन जो है, इसकी वजह से एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, उसको बचाया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। C3 में एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं पैपकेज, एंड C4 हैव एन एंजाइम विच इज नोन एज अगेन Rubisco. तो डेट वॉज अ क्विक रिकैप फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्हीं सबके बारे में फोटोसिंथेसिस है, एंड दिस फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, एंड दिस एनाबॉलिक प्रोसेस हैव टू फेजेस। वन इज ग्लूकोज फॉर्मेशन, एंड सेकेंड कंडीशन इज स्टार्च फॉर्मेशन फ्रॉम दिस ग्लूकोज। क्लियर विद दिस? एनाबॉलिक प्रोसेस, यहां से बनता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है स्टार्च। दिस इज अ कंप्लीट एनाबॉलिक प्रोसेस। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अ प्लांट which is doing photosynthesis, it is completing actually three things. One, the anabolic process, primary anabolic process with the use of sunlight. Second condition, it is catabolizing this glucose for respiration, and बचा हुआ glucose is again anabolic activities में starch बन जाता है। Clear with this? Now coming on to the respiration process, it is the complete catabolic process. Clear with this? कुछ डिफरेंसेस और हैं, वो साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज ऑलवेज एक्सर्गोनिक। Exergonic process means release of energy, and energy release whenever one glucose molecule breaks down with the help of oxygen, which is an aerobic condition. This gives out 6 CO2 plus 6 H2O and 686 kilocalorie of energy, or you can say 2870 kilojoule energy. This energy is liberated, but the condition are oxygen must be present, aerobic. Clear with this? Aerobic. Second condition we have is anaerobic. Anaerobic condition is always glucose
without oxygen is changing into alcohol. Okay, and this release only 57 kilocalorie of energy. बहुत ज्यादा क्या है, कम है. इतना चीज क्लियर हुआ. यहां पर एनर्जी यूज होती है, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है. ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है. यहां पर सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर से कॉम्प्लेक्स मटेरियल फॉर्म होते हैं और यहां पर कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है वो एंजाइम की हेल्प से, ये ऑलवेज दोनों ही प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑलवेज क्या होंगे, एंजाइम मीडिएटेड होंगे. क्लियर विद दिस, एंजाइम मीडिएटेड. फटाफट से मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है और वीडियो बहुत अगर लंबी हो गई तो वैसे भी आप लोग देखने वाले हैं नहीं. ठीक है जी. सो नाउ वी हैव समथिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके टाइप्स कितने होते हैं, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के बारे में, और सबस्ट्रेट के साथ साथ वो कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो भी आज ही. तो एक्चुअली तो वो लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, बट चूंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो मैं इंट्रोडक्शन में उसे खत्म करवा देता हूं, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा. फटाफट से हम चैप्टर खत्म कर लेंगे. दिस प्रोसेस. Now talking about the types of respiration, there are three types. One is internal, which is if you call it actually the mechanical process, or you can say just without any energy, it is exchange of gases from environment to the internal of the body, and that body can be of animal and for plant. It was okay, respiration was found out by Lavoisier in 1789. So this was a little about the history. सबसे पहले किसने ढूंढा था, लेवोइजियर ने, बट जो इसका मैथ जो फाइंडिंग थी वो एनिमल्स के केस में. दैट फाइंडिंग वाज इन केस ऑफ एनिमल्स. नाउ वी हैव द internal one, or you can say the external. First of all we have external, that is exchange between internal and environment. So this is CO2 or O2. अब यहां दोनों ही कंडीशंस हो सकती है. CO2 can come inside and oxygen can liberate outside. In reversal process, photosynthesis में CO2 is taken in, which is used, and carbon dioxide is, oxygen is liberated out. Then we have the internal respiration. This is exchange of the carbon dioxide and oxygen with intercellular space to cell. Intercellular space to cell in case of plants. Clear with this? And in animals, अभी देखो ये जो प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन का, इट इज वेरी मच कॉमन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर में भी यही होता है. प्लांट्स, इवन द प्लांट्स हैव दिस. एनिमल्स आल्सो हैव द सेम रेस्पिरेशन. The difference is in photosynthesis that every organism does not have photosynthesis, but respiration सबका क्या है, कॉमन रहता है. और in case of animal, the internal is between the connective fluid to cells. Clear with this? External is exchange इंटरनल के साथ एंड एनवायरमेंट के साथ. इंटरसेलुलर स्पेस और सेल के बीच में जब भी एक्सचेंज होता है इन प्लांट्स, इट इज नॉन एज इंटरनल. एंड कनेक्टिव फ्लूइड विच इज ब्लड इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड सेल्स के बीच में जब भी चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, इट इज इंटरनल. क्लियर विद दिस? नाउ वी हैव थर्ड, इट इज सेलुलर रेस्पिरेशन.
सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सी द थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अभी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आउटर से सेल के अंदर, सॉरी बॉडी में, बॉडी से सेल के अंदर। अब सेल के अंदर उसका क्या होगा? प्रोसेस टू प्रोसेस, इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और रेस्पिरेशन में जब भी एनर्जी जनरेट करने की बात होती है, देयर आर 4 प्रोसेसेस। सबसे पहला इट इज ग्लाइकोलाइसिस। हम कर रहे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड कंडीशन वी हैव इज लिंक रिएक्शन। दिस लिंक रिएक्शन इज, हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में लिंक रिएक्शन क्या होता है। जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि दूसरे प्रोसेस के साथ जब भी ग्लाइकोलाइसिस, ईदर इंटरमीडिएट, यानी कोई भी ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप्स में होती है, बीच में 5th स्टेप पे एक दूसरी यानी फैट ऑक्सीडेशन के साथ इसका क्या है, इंटरलिंक बन जाता है। अभी अभी जस्ट इस स्लाइड के बाद हम देखेंगे इसे क्या होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर किसी दूसरी रिएक्शन में चला जाए या इसका फाइनल प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रोसेस को शुरू कर रहा है, उसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्रेब्स साइकिल। एंड क्रेब्स साइकिल के बाद एट द एंड वी हैव एज ऑक्सीडेटिव phosphorylation. Let me see if it is clear. Okay, nice. Glycolysis, link reaction, Krebs cycle and oxidative phosphorylation. यहां तक पहुंचने के बाद में द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ये कंडीशन है। क्लियर विद दिस कंडीशन में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वी गेट एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब कभी भी जब भी हम बात करते हैं एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन की, मेनली वी टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। द रीजन बिहाइंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। These are adenosine triphosphate। क्या है? Adenosine triphosphate। And always remember, adenosine triphosphate is energy currency and it stores the energy। एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, या मैं बात करूं इट हैव 30.5 किलो जूल एनर्जी। एवरी ATP contains this much amount of energy and it is stored। See, सिंपल चीज एक बताता हूं, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है और ये एनर्जी हम किस तरीके से देखते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ एनी मॉलिक्यूल, और यू कैन से 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल इफ बर्न्ड, जलाया जाता है, इफ बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच एनर्जी इट कैन गिव, कितना हीट ये प्रोवाइड कर सकता है, वही होती है ये एनर्जी। और एटीपी के केस में ये 7.3 किलो कैलोरी है। एनर्जी का जो प्रोसेस है, अगर वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा इस केस में, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट चीजें मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। अब अगर हम इसको बाहर यानी बॉडी से बाहर जलाते हैं, ठीक है, वी बर्न इट डाउन, इन दैट केस दिस एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट। बट ये सेम प्रोसेस अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, एटीपी आर रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज। क्लियर? फॉर फर्दर यूज। एंड इफ अभी जरूरत नहीं है दूसरे प्रोसेस को शुरू करने के लिए, देन इट कैन बी जस्ट स्टोर्ड। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन एनाबॉलिक प्रोसेस। एज आई टोल्ड यू, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? एंडरगोनिक होते हैं, यानी उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी बॉडी के अंदर कहां से आएगी? प्लांट्स के अंदर वो आती है सन से। यहां कहां से आएगी? एटीपी। क्लियर विद दिस? ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन जो है काफी बार पूछ लिया जाता है मस्ती मजाक में, और वाइवा में भी बहुत बार पूछ लेते हैं। आपकी प्रैक्टिकल की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। प्रैक्टिकल्स की डेट 1 से लेकर 8 फरवरी तक की टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं। एग्जैक्ट डेट आपको स्कूल में से मिलेंगी। और इतना अगर समझ में आ गया, आई कैन रब इट डाउन। So next we have is respiration
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स यानी विच मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू गेट दिस टाइप ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। सो देयर आर 3 पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी को 3 तरीके के मेजर फूड मटेरियल से क्या मिलती है एनर्जी। वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वी हैव इज फैट्स, and third we have our proteins. Clear with this? Carbohydrate, fats and proteins, but इसके अलावा organic acids, these organic acids can also be broken down और उसके बाद में क्या होगा एनर्जी रिलीज होगी। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ऑर्गेनिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज्यादा ही निकलती है। So sometimes that is a toxic condition, toxic process है और वो डील जो है वो बहुत बुरी भी साबित हो सकती है इन सर्टेन केसेस। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल में ब्रेक डाउन होते हैं यानी फाइनल इज ग्लूकोज, सबसे जल्दी ब्रेक डाउन होता है यानी फास्टेस्ट, एंड एनर्जी प्रोवाइडेड फास्टेस्ट है तो इसका मतलब एनर्जी इससे चाहे जितनी भी निकले हमें ऑन द स्पॉट एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर विद दिस? दीज 3 आर, देन वी हैव द प्रोटीन्स, सबसे स्टेबल एनर्जी किसकी होती है प्रोटीन्स की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, प्लस ये इसको ब्रेक डाउन करने में ये दिस इज द स्लोएस्ट बट मोस्ट एनर्जी, प्लस एक और चीज मोस्ट ऑक्सीजन यूज्ड। ठीक है, प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें सब कुछ नॉर्मल सा होता है और ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्यादा कम यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा निकलती है। इतना अगर क्लियर है तो फटाफट से एक बार कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेरे को दे देना सपोर्ट। और अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे। सो नाउ फाइनली वी आर ऑन टू एम्फीबॉलिक पाथवे। हमने 3 अभी सबस्ट्रेट देखे थे और सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं, ये जो दिए थे सैशेज, एक साइंटिस्ट थे सैशेज जिसको हमने फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री में भी पढ़ा था और उन्होंने ये दिए थे 1890 में। ठीक है, सो तीनों ही सबस्ट्रेट फाइनली देखिए हमारे पास, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन होती है, लिंक रिएक्शन के बाद में क्रैब साइकिल होती है और क्रैब साइकिल के बाद में ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तीनों सबस्ट्रेट्स ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट, सबसे पहले होता है इनका प्राइमरी ब्रेकडाउन। प्राइमरी ब्रेकडाउन प्रोटीन्स का जो है वो पॉलीपेप्टाइड में, देन पेप्टोन में, देन पेप्टाइड्स में और फाइनली अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होता है। यहां तक अमीनो एसिड तक हम पहुंच चुके हैं, एक बार के लिए इसको पॉज कर लेते हैं। देन वी हैव द ग्लूकोज, फास्टेस्ट, आई हैव टोल्ड यू फास्टेस्ट है, सबसे ज्यादा जल्दी एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं होती, फैट्स की इससे ज्यादा होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज फॉस्फोराइलेशन। फिर उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी दिस इज isomerization, and then it is broken down into glyceraldehyde 3 phosphate, yani this is GA3P. ठीक है, now as I've told you earlier, चीज मैंने आपको बताई थी कि any certain point in any reaction, जब भी वो एक बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है, the byproduct can interfere with another reaction or some other product can interrupt in between the process of a particular reaction. अब यहां ये कंप्लीट हो रहा था, इधर से फैट्स जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होते हैं और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होने के बाद दे फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। समझाने वाला इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये जो चीजें हैं वो क्लियर आउट कर रहा हूं। ये DHAP जो है, ये DHAP GAP में कन्वर्ट हो सकता है और
ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कब होती है? जब DHAP यहां कन्वर्ट होता है, ये हो रहा है फैट के ब्रेकडाउन के टाइम, यानी इट विल एंटर इनटू द पाथ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस व्हाइल फैट ब्रेकडाउन, and this GAP this will form dihydroxyacetone phosphate या DHAP in case of fat anabolism यानी कैटाबोलिज्म के टाइम ये प्रोसेस इधर आता है और एनाबोलिज्म के टाइम ये जो प्रोसेस है उल्टा चला जाता है वापस फैट बनाने की तरफ। ठीक है, ये था ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड, and this pyruvic acid adds up with coenzyme A, and this will form acetyl coenzyme A, which is the initial product of Krebs not initial substrate, sorry, it is initial substrate of Krebs cycle, and finally Krebs cycle will give out carbon dioxide and H2O. so हमारे पास तीनों में से कुछ भी ब्रेक डाउन होना शुरू होगा, दिस विल फाइनली रीच ऑन टू Krebs साइकिल। अब यहां से हमने अमीनो एसिड को पोज किया था, दे विल मेक पायरुविक एसिड। अगेन एनी वन कोएंजाइम A विल ऐड एंड दिस प्रोसेस विल रीच ऑन टू Krebs साइकिल। फैट्स में DHAP से GAP और फिर पायरुविक एसिड या फैटी एसिड जो है वो डायरेक्टली कोएंजाइम A फॉर्म, एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म कर सकते हैं, and that will again reach to the Krebs cycle. Clear with this? I hope everything is clear with this. तो ये एम्फीबॉलिक पाथवे है, जिसका मतलब हमारे पास एरोबिक कंडीशंस में ब्रेक डाउन करने के लिए एक अकेला Krebs साइकिल है जो फाइनली दो प्रोडक्ट देता है, CO2 एंड H2O। इतना अगर क्लियर है तो एक थम्स अप दे दो फटाफट से, और उसके बाद में तीनों ही प्रोडक्ट जो है फाइनली कंसंट्रेट होते हैं Krebs साइकिल तक। दिस इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन। And finally we have how much energy is generated, how much carbon dioxide is generated, how much oxygen is used, and that is known as respiratory quotient. So एक मिनट में वापस आता हूं। So we are on to the respiratory quotient, और वीडियो मुझे बीच में पॉज करनी पड़ती है ये सब कुछ लिखने के लिए, ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? देखिए, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी प्रोसेस से लिबरेट होती है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी प्रोसेस से निकलती है, अब देखिए कोई भी अगर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है, एवरीथिंग कंटेन्स कार्बन, 49% ऑफ ड्राई मास इज कार्बन, सो every time there is release of carbon, and that carbon is waste for the body if present in molecular form. Okay, not in case of molecular form, but अगर ये CO2 के या कार्बन मोनोक्साइड के तरीके से होता है तो it is wasteful. Number of carbon dioxide liberated and number of ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यूज्ड, अब इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? दिस इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किस किस तरीके का हो सकता है? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कैन बी इक्वल टू 1, ये क्या हो सकता है? इक्वल टू 1 इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपली ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज हैविंग C6H12O6 with 6 ऑक्सीजन यूज्ड एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। सो ये केस क्या होगा? सेम टू सेम ऑन अपर केस 6 CO2 upon 6 O2 will give 1 रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। मतलब हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होते हुए एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। क्लियर विद दिस? विद एवरी यूज ऑफ 1 ऑक्सीजन देयर इज 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। सेकेंड कंडीशन, इट कैन बी, ये थी बात एरोबिक की। अब अगर इसी में एनारोबिक कंडीशन हो जाए तो वो कैसे बनेगा? C6H12O6 प्लस नथिंग, देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो यूज क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एंड प्रोड्यूस्ड इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH विच इज इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, 0 ऑक्सीजन यूज हो रहा है। दिस विल बी एन इंफिनिटी कंडीशन। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। तो इधर क्या बन रहा है? 2 CO2
अपॉन 0 ऑक्सीजन, यानी देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर यूज, और 0 का मतलब समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी, ये कंडीशन इंफिनिटी की होगी। थर्ड कंडीशन में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट मोर देन 1, मोर देन 1 किस कंडीशन में होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था मैंने, सबस्ट्रेट्स विच आर यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी रिएक्शंस, अगर ये ऑर्गेनिक एसिड है, इस केस में देयर विल बी मोर देन 1 रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, 2 oxaloacetic acid if broken down uses 1 oxygen molecule liberate 4 carbon dioxide and 2 molecules of water. So see, 4 CO2 upon 1 oxygen, this will give respiratory quotient of 4. In case of malic acid, it is 1.7. Clear with this? It is 1.7, it is 1.3 in case of malic acid. ठीक है जी। अभी आपके पास जो भी चीज है ना, ये सिर्फ डाटा है, समझाने का इसमें कुछ नहीं है। हम जब ग्लाइकोलाइसिस वगैरह करेंगे तो बहुत डिटेल से होगा, जितने भी स्टेप्स हैं आपके वो सारे के सारे डिटेल्स, कहां एटीपी यूज होते हैं, कहां रिलीज होता है, कहां क्या होता है, वो सब चीजें देखते हुए तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब के बटन को जरा तोड़ के आओ। Respiratory quotient can be lower than 1 in case of fats and in case of proteins because of the carbon dioxide is released lesser and oxygen used is more because of बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को बनाने में खर्च हो जाती है। अब देखिए वो कैसे होगा, ये है ट्राइपाल्मिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइपाल्मिटिक या ट्राइपाल्मिटिन, दिस इज अ फैट मॉलिक्यूल। अब फैट मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 57 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 104 हाइड्रोजन एंड ओनली 6 ऑक्सीजन। अब यहां पे एक चीज ऊपर आपने ये देखी होगी, देयर इज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, देख रहे हो बिल्कुल बराबर है। फैट्स के अंदर ये कंडीशन नहीं होती, कार्बन हमेशा फैट के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ज्यादा यूज होते हैं और ऑक्सीजन आर वेरी वेरी लेस। तो अगर इस 6 ऑक्सीजन ने 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बना दिया और अलग से 6 ऑक्सीजन भी यूज हो गए, ठीक है, तो चलती है बात, क्योंकि इसके पास पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, अब इस बेचारे के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं, करेगा क्या, ये तो बाहर से आने वाले ऑक्सीजन को यूज कर लेगा और रिलीज होती है 57 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पे 57 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन थे, इधर चले गए सारे के सारे। क्लियर विद दिस? सिर्फ 6 ऑक्सीजन थी तो कुछ ऑक्सीजन इसमें से भी यूज हो गई, बट बाकी बची हुई सारी ऑक्सीजन कहां फिक्स हो जाती है, इनटू द वाटर, ठीक है। अब देखो एक चीज, 80 इंटू 2 इज 160 प्लस ये 6, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, 166। क्लियर है? 57 इंटू 2 104, ठीक है, बट पानी खा गया ना इसकी ऑक्सीजन सारी, कौन ले गया, वाटर ले गया, कितनी, 52 वाटर ले गया, ठीक है। ये 166 होता है क्या, कोई बात नहीं, देख लेना इसको, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे कमी मुझे लग रही है, 156 ये बनता है, 166 आना चाहिए था। So that was all about the respiratory quotients etc. एम्फिबोलिक पाथवे हमने इसमें पढ़ लिया। फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। स्पीड से थोड़ा सा लेक्चर इसलिए होता है ताकि बच्चों आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता, यू कैन स्लो डाउन द वीडियो, शेयर करना तो भूलना ही मत। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे व्हेनेवर यू आर वाचिंग इट।